नमस्कार, हम हैं अतुल कुमार और आज का हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र या अपवाह स्वरूप। इस अध्याय को पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इस अध्याय में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हमें मोटे तौर पर हमें इस अध्याय में अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, या फिर अपवाह ध्रुनी से आप क्या समझते हैं, जल विभाजक कौन होता है, भारत की नदियों का वर्गीकरण और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कुछ कौन कौन से मुख्य नदियां हैं, झीलों एवं झीलों के प्रकार कौन कौन से हैं, और नदियों अंत में हम नदियों के महत्व, प्रदूषण एवं संरक्षण करके इस अध्याय का समापन करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी के इस अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि इस अध्याय का नाम अपवाह स्वरूप या अपवाह तंत्र है। इसमें अपवाह क्या अर्थ होता क्या है? अपवाह जिसे हम इंग्लिश में रन ऑफ कहते हैं, इसका अर्थ अगर हिंदी में लगाए जल प्रवाह होता है, अर्थात जल बहने की क्रिया। जल प्रवाह या जल बहने की क्रिया, इसके कहने का तात्पर्य है हम बरसात के दिनों में देखते हैं कि जब धरती का अवशोषण क्षमता खत्म हो जाता है तो जल की कुछ मात्राएं ढाल का अनुसरण करते हुए कुछ धाराओं के रूप में नालाओं तक, नदियों तक बहने का काम करती है। ये जो बहने की क्रिया है ना, इसी को हम लोग प्रवाह बोलते हैं। बात समझ में आ गया? आगे देखते हैं अपवाह का अर्थ। जैसे हम इस पिक्चर से भी देख सकते हैं, मान लीजिए यह एक उच्च भूमि है, उच्च भूमि के ऊपर कोई जल क्षेत्र है, जैसे कोई गड्ढा है या क्रेटर हो सकता है, ज्वालामुखी क्रेटर। उस क्रेटर से जल का बहाव होगा नीचे की तरफ, अलग अलग दिशाओं से क्या होंगी, ऊपर से जल नीचे की तरफ बहेंगे। ये जो बहने की क्रिया है, साथ में आप देख सकते हैं कि नदियों में जल क्या होता है, लगातार सतत बहने का काम चलता है। ये जो बहने का काम है, बहने की क्रिया, इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में अपवाह बोलते हैं। अपवाह का अर्थ होता है जल प्रवाह, जल बहने की क्रिया। अगर परिभाषा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जल की वह मात्रा जो ढाल का अनुसरण करते हुए धाराओं, नाला एवं नदियों के रूप में प्रवाहित होने का काम करती है। इनको हम संक्षेप में अपवाह कहते हैं। ठीक है, आगे का मुख्य टॉपिक हमारा है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी कि कहने का अर्थ अपवाह। अपवाह मुख्य तौर पर हमें कहाँ देखने को मिलती है? बरसात के समय में तो जमीन पर देखने को मिलती है, लेकिन अधिकतर समय हमको अगर सालों भर अपवाह देखनी हो तो हमें नदियों में ही अपवाह देखने को मिलेगी। इसलिए इस अध्याय में अपवाह को नदियों के रूप में प्रदर्शित करने का काम किया गया। ठीक है, इसलिए हम आगे का टॉपिक है अपवाह तंत्र, जिसे हम नदी तंत्र भी कर सकते हैं। ठीक है, अपवाह तंत्र यानी कि जल बहने की ही क्रिया है, बस इसी से संबंधित है। जैसे बरसात के समय में होता है कि एक मुख्य धाराएं होती हैं, उस धारा से अलग अलग दिशाओं से क्या होती हैं, कुछ छोटी छोटी धाराएं मिल जाती हैं, तो एक सिस्टम का निर्माण हो जाता है, जिसमें एक तरफ दूसरा ढाल का अनुसरण होता है, दूसरी तरफ दूसरा ढाल का अनुसरण होता है, और एक तंत्र, एक जालनुमा व्यवस्था बन जाती है, एक नेटवर्क बन जाता है। इसी नेटवर्क को हम अपवाह तंत्र या नदी तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र या नदी तंत्र ऐसे भी हो सकता है। अपवाह या नदी तंत्र, मान लीजिए कोई मुख्य धारा है और मुख्य धारा के आसपास से कहीं कहीं छोटी छोटी धाराएं आकर मिल रही हैं, तो एक अलग तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अलग तरह की व्यवस्था है,
यहाँ पर एक अलग तरह की व्यवस्था चल रही है। ये मुख्य धारा है, ये छोटी छोटी धारा है जो इस मुख्य धारा को जल देने का काम कर रही है, लेकिन ये अपने आप में एक सिस्टम, एक व्यवस्था, एक जाल तंत्र, एक नेटवर्क बनाने का काम कर रही है। तो ये जो नेटवर्क बना, ये जाल जो बना है, इसी को हम लोग अपवाह तंत्र या नदी तंत्र कहते हैं। अगर इसको परिभाषा में कहा जाए तो नदियों में के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुख्य नदी एवं सहायक नदी के जल प्रवाही, मुख्य नदी एवं सहायक नदियों के द्वारा निर्मित एक जल प्रवाह द्वारा निर्मित एक ऐसी व्यवस्था जो एक जाल तंत्र का निर्माण करे, जो एक सिस्टम का निर्माण करे, उसे हम अपवाह तंत्र या नदी तंत्र कह सकते हैं। ठीक है, इस अपवाह या नदी तंत्र के द्वारा मुख्य बात हमें यह पता चलती है कि नदी की प्रकृति क्या है, प्रतिरूप क्या है, नदियां किस आकृति के द्वारा क्या हो रही है, बहने का काम कर रही है। जैसे यहाँ पर आप मुख्य रूप से 3 नदी को देख रहे हैं, 3 नदी तंत्र को देख रहे हैं। सिंधु नदी तंत्र है, एक गंगा नदी तंत्र है, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र की अपनी कुछ सहायक नदियां हैं, गंगा नदी तंत्र की अपनी कुछ सहायक नदियां हैं और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अपनी कुछ सहायक नदियां हैं। इन तीनों के द्वारा अपना अपना एक व्यवस्था निर्मित किया गया है, एक सिस्टम बनाया गया, एक नेटवर्क, एक कह सकते हैं एक आकृति बनाई गई। उस आकृति का पालन सब कर रहे हैं, सब अपनी अपनी व्यवस्था में सब क्या है, फिट है। तो इस तरह क्या कर रहे हैं, ये एक नदी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। सिंधु नदी तंत्र एक अलग नदी तंत्र है जो गंगा नदी तंत्र से बिल्कुल अलग है। गंगा नदी तंत्र क्या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से अलग है। तीनों की प्रकृति और प्रतिरूप देखने का प्रयास है, यानी कि शेप देखेंगे, तीनों का शेप भी अलग अलग तरीके से है। इसका शेप कुछ अलग है, इसका शेप कुछ अलग है और उसका शेप कुछ अलग है। ठीक है, इस तरह तीसरा टॉपिक मुख्य आता है अपवाह द्रोणी, जिसे हम लोग नदी द्रोणी भी कहते हैं। अपवाह द्रोणी और नदी द्रोणी थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना। नदी द्रोणी, नदी द्रोणी में नदी तंत्र प्लस सिंचित भूमि, सिंचित भूमि। अब इतना समझ जाइए कि नदी द्रोणी में 2 हिस्से आते हैं, एक होता है नदी तंत्र और दूसरा होता है सिंचित भूमि। नदी तंत्र कहने का अर्थ है मुख्य एवं सहायक नदी। ठीक है, जैसे सिंधु नदी तंत्र को देखिएगा तो सिंधु की कुछ सहायक नदियां, तो ये दोनों मिलकर, सहायक नदी और मुख्य नदी मिलकर एक नदी तंत्र का निर्माण करती है। और मुख्य नदी और सहायक नदी जितने एरिया भूमि को सिंचित करने का काम करती हैं, उस सब सिंचित भूमि नदी द्रोणी के अंतर्गत आता है। यानी कि जितने क्षेत्रों से यह बहकर आसपास के क्षेत्रों को फलने फूलने का मौका देती है, समृद्ध करने का प्रयास करती है, वे सभी क्षेत्र मिलकर क्या होते हैं, नदी द्रोणी का निर्माण करते हैं। नदी द्रोणी में नदी तंत्र और सिंचित भूमि दोनों आता है। भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी किस नदी की है, तो आप बता सकते हैं भारत के अंतर्गत सबसे बड़ी नदी द्रोणी गंगा नदी की। लेकिन वही पूछा जाए अगर दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्रोणी किस नदी की है, तो आप अमेजन नदी को बता सकते हैं। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है। ठीक है, नदी द्रोणी के अंतर्गत आप समझ रहे हैं ना, ये मुख्य नदी, सहायक नदी और ये सहायक नदियों और मुख्य नदियों के द्वारा जितना भूमि सिंचित किया जा रहा है, कुल एरिया क्या कहलाता है, नदी द्रोणी के अंतर्गत आएगा। नदी द्रोणी है उसे अपवाह द्रोणी भी कहेंगे। चौथा मुख्य टॉपिक है जल विभाजक क्षेत्र। जल विभाजक क्षेत्र कहने का अर्थ है वह उच्च भूमि जो दो नदी द्रोणियों को अलग करने का काम करती है। वह उच्च भूमि मतलब ऊंचा स्थान। जैसे इस चित्र में आप देखिए, एक नदी तंत्र है और दूसरा नदी तंत्र है। मान लीजिए एक नदी द्रोणी है और दूसरी नदी द्रोणी है। एक नदी द्रोणी में ये जो मोटी धारा है ये क्या है, मुख्य नदी है, और ये जो पतली पतली धारा है ये सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदी और मुख्य नदी मिलकर एक तंत्र का निर्माण कर रही है। अगर इनके अगल बगल के एरिया को भी शामिल कर दिया जाए तो ये नदी द्रोणी का निर्माण कर रही है। तो एक नदी द्रोणी इस तरफ और एक नदी द्रोणी इस तरफ है,
और ये बीच के आपको दिख रहा होगा कि ये बीच उच्च भूमि इनकी सहायक नदी और इसकी मुख्य नदी के जल को अलग रखती है, और ये बीच की उच्च भूमि इसकी सहायक नदी और मुख्य जल को अलग रखने का काम करती है। तो जो उच्च भूमि दो नदी तंत्रों को, दो नदी द्रोणियों को अलग करने का काम करती है, उसी को हम लोग जल विभाजक या फिर जल विभाजक क्षेत्र कहते हैं। भारत में जल विभाजक क्षेत्र के रूप में अरावली पर्वत श्रृंखला आता है। कैसे? तो आप अरावली पर्वत श्रृंखला को देखते हैं कि यह यमुना के ठीक पश्चिम में है, जो दिल्ली तक विस्तृत है, और यह क्या करती है कि सिंधु नदी द्रोणी और गंगा नदी द्रोणी के नदियों को आपस में मिलने से रोकने का काम करती है। ये इन दोनों नदियों की द्रोणियों को अलग करने का काम करती है। इसलिए यमुना नदी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो अरावली पर्वत है, ये क्या है? एक जल विभाजक का काम करता है, जो दो अलग अलग नदी द्रोणियों को अलग करती है। ठीक है? भारत की नदियों का वर्गीकरण, नदियों का वर्गीकरण, कहाँ की नदियों का वर्गीकरण? तो भारत की नदियों का वर्गीकरण। भाई वर्गीकरण वर्गों में बांटना है तो कुछ आधार लेना पड़ेगा, तो किस आधार पर बांटा गया है? तो उद्गम स्थल के आधार पर नदियों का वर्गीकरण, भारत की नदियों का वर्गीकरण उद्गम स्थल के आधार पर किया गया है। उद्गम स्थल के आधार पर भारत की जो समस्त नदियां हैं, इनको दो वर्गों में बांटा जाता है। एक है हिमालय की नदियां, और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। आप समझ सकते हैं, उद्गम स्थल यानी कि जहां से इनका ओरिजिन हो रहा है, सदा नीरा यानी कि हर समय बहने वाली नदियां। जो हिमालय की नदियां हैं 12मासी होती हैं, लेकिन वही प्रायद्वीपीय नदियां क्या हैं? बहुत सारी प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी हैं। ये 12मासी हैं, 12 महीने काम बहने का काम करती हैं। इनका क्या है? ये मौसमी नदियां हैं। मौसमी यानी कि साल के मानसून के समय में इनके अंदर धाराओं का खूब वेग होगा, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु शुरू होगी, इनकी धाराएं पतली धाराओं में बढ़ जाएगी, यानी कि बहुत सारी नदियां तो पतली धारा में बढ़ जाएंगी, लेकिन काफ़ी ऐसी भी नदियां हैं जो लुप्त भी हो जाती हैं। ठीक है? तो इसलिए इन्हें मौसमी नदियां कहते हैं। अब एक मौसमी होना और 12मासी होने के पीछे कुछ कारण है। जैसे 12मासी नदियां ये क्यों हैं? आप जानते हैं कि हिमालय की नदियां सभी पर्वतों से निकलने का काम करती है, और पर्वतों के ऊपर क्या होता है? ग्लेशियर। ग्लेशियर जिसे हिंदी में हम हिमानी कहते हैं। ये ग्लेशियर क्या करता है? सालों भर पिघल कर इनको, इन नदियों को पानी देने का काम करता है, जिससे ये लबालब सालों भर भरी रहती है। अगर साल के किसी विशेष मौसम में इनमें वर्षा भी आ गई, अगर इनके आसपास काफी ज्यादा वर्षा हो गई, तो इनकी धाराएं मतलब और तीव्र वेग से बहने लगती है। बहुत सारे क्षेत्रों में तो ये बाढ़ ला देती है। ठीक है? लेकिन ये मौसमी होती है, तो मौसमी होने के पीछे इनका कारण है कि ये मानसून पर निर्भर करती है। मानसून पर निर्भर करती है। मानसून यानी कि जब मानसून आएगा तो इनके जल स्रोतों को क्या होगा? पानी मिलेगा, और उनसे ये बहने का काम करेंगे। ठीक है? तो पहले ये 12मासी होती है। 12मासी होने के पीछे क्या कारण है? तो ये क्या होता है? पर्वतों से निकलती है। पर्वतों को होता है ग्लेशियर, जो सालों भर इनको पानी देने का काम करता है। और ये मौसमी क्यों है? क्योंकि ये मानसून पर निर्भर होती है, और मानसून साल के किसी विशेष मौसम में ही आता है, इसलिए ये उस मौसम में तो खूब तीव्र वेग से बहती है, लेकिन जैसे ही मानसून खत्म होता है तो इनकी धाराएं पतली होना शुरू हो जाती हैं। कुछ तो साल भर पतली धाराओं के रूप में बहती हैं, लेकिन बहुत ऐसी नदियां हैं जो लुप्त हो भी हो जाती हैं। ठीक है? दूसरी इनकी प्रमुख विशेषता है, ये गॉर्ज का निर्माण करती है। गार्ज, ये गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज समझ रहे हैं? गार्ज बस घाटी का समझिए कि उच्चतम रूप है। गार्ज वहां बनता है पर्वतों के बीच में बनता है। जितनी भी हिमालय की बहुत सारी नदियां पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती मतलब
हिमालय के बनने से पहले भी क्या हो रही थी, ये बहने का काम कर रही थी। जैसे आप सिंधु नदी को देख सकते हो, सतलुज नदी को देख सकते हो, ब्रह्मपुत्र नदी को देख सकते हो, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब क्या है, पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती मतलब ये हिमालय के निर्माण, हिमालय अभी बना भी नहीं था ना, तो उससे पहले ही बन रही थी, इनसे उससे पहले ही अपने क्षेत्रों में ये बहने का काम करती थी। तो जैसे समझ लीजिए कि हिमालय बना होगा तो इसे क्रमवार धीरे धीरे ऊपर उठा होगा, धीरे धीरे उठकर तब न विशाल हुआ होगा। लेकिन ये नदियां क्या हो रही थी, पहले से ही यहाँ पर बहने का काम कर रही थी। तो जैसे जैसे हिमालय उठ रहा था, इनको काटने का काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हिमालय उठ रहा, इनको काट काट कर अपनी रास्ता को हमेशा बनाकर ये रखती थी, जिससे क्या होता था, एक अलग ही भी आकृति का निर्माण हो जाता था। पर्वतों के बीच में एक भी आकृति की घाटी बन जाती थी। ठीक है, इसी भी आकृति की घाटी को हम लोग क्या करते हैं, गॉर्ज करते हैं। जैसे इस आकृति में देख सकते हैं, ये पर्वतों से कुछ नदियां एक मुख्य धारा निकल रही है। ये उच्च भूमि है, यह मध्यस्थल भूमि है और ये मैदानी भूमि है। तो ये उच्च भूमि में आप देख रहे हैं, अगर पूर्ववर्ती नदी है तो उच्च भूमि तो निर्माण ऊपर से हो रहा है, लेकिन बीच से ये काट कर क्या कर रही है, उनको भी आकार का बनाने का काम कर रही है। तो ये जो भी आकार की आकृति घाटी देख रहे हैं, भी आकृति का एक स्थल देख रहे हैं, इसी को हम लोग गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरी विशेषता पूछी जाए तो ये गोखुर झील का निर्माण करती है। गोखुर झील गॉर्ज के साथ साथ ये क्या करती हैं, गोखुर झील का निर्माण करती है। गॉर्ज पर्वतीय क्षेत्रों में बनाती है, लेकिन गोखुर झील मैदानी क्षेत्रों में बनाती है। जैसे आप देख सकते हैं, नदियों के वेग उनके ढाल के ऊपर निर्भर करता है। पर्वतों का ढाल काफी तीव्र होता है, जिसके कारण उनको वहां पर काफी वेग मिलता है, और काफी वेग मिलने के कारण क्या होता है, वहां से चट्टानों को काट छाट कर अवसाद को वहन करके आगे तक ले आने की क्षमता उनके अंदर पूर्ण होती है। इसलिए वो क्या करते हैं, वहां से खूब से चट्टानों को, खूब तलछटों को, खूब गादों को काट कर आगे तक ले आती है। लेकिन जैसे जैसे ये पर्वतों से बाहर निकलती है और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, तो मैदानी क्षेत्रों का ढाल एकदम निम्न होता है, उनको ज्यादा ढाल मिलता नहीं है। अब ढाल मिलेगा नहीं तो बहने के लिए उनको ताकत मिलेगा नहीं, अब बहने के लिए ताकत नहीं मिलेगा तो अपने साथ जो गाद लाई है, जो वजन ढो के लाई है, वजन को भी साथ में ले चलने की क्षमता उनके अंदर नहीं होगी। तो क्या करेंगी, बार बार अपने रास्ते पर ही अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को बिछा देंगे, जिससे रास्ते पर अगर लाई द्वारा मिट्टी को कभी बिछा दी तो ये पता चला कि कभी आगे से रास्ता बंद हो गया तो इधर से बहने लगे, फिर यहाँ पर मिट्टी बिछा दी तो आगे से रास्ता बंद हो गया तो फिर इधर से बहने लगे। इस तरह क्या होगा कि कुछ स्थानों पर आपको सी आकृति का कुछ जलीय क्षेत्र मिल जाएगा। इसी खुर आकृति के जलीय क्षेत्र को हम लोग गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, और इनकी अन्य मुख्य विशेषता है, ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये पर्वतों पर बनाती हैं, ये मैदानों में बनाती हैं, और ये मुहाने पर जहां से अपने जल को विसर्जित करती हैं, जिस नदी में विसर्जित करें, जहां पर अपने जल को विसर्जित करती हैं, जिस सागर में अपने जल को विसर्जित करते हैं, वहां पर ये डेल्टा बनाने का काम करती है। इनकी मुख्य नदियां क्या हैं, इनकी मुख्य विशेषता क्या है, तो ये डेल्टा के जगह पर एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाने का काम करते हैं। डेल्टा को हम लोग नदी मुख बोलते हैं और एस्चुरी को हम लोग ज्वार नदी मुख बोलते हैं। चलिए यहीं पर समझ लेते हैं कि डेल्टा और एस्चुरी क्या होती है। यहाँ से हिमालय की कुछ नदियाँ निकल रही हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में या फिर कहीं भी हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं, यहाँ पर उनको मैदान मिलते हैं। मैदान मिलने के कारण उनके क्या होता है कि उनका जो बहाव होता है धीमा हो जाता है, और बहाव धीमा होने के कारण उनको अधिक ताकत बहने को मिलती नहीं है। तो जो अपने साथ अवसाद लाई है वो रास्ते में ही गिरा देती है और अपने रास्ते को बंद कर लेते हैं, फिर बगल से कट के निकलने लगती है, फिर रास्ते को बंद कर दिए तो फिर बगल से कट के निकलने लगती है। जिससे क्या होता है कि मुहाने पर ही इनके अंदर ये धारा, इधर धारा, इधर धारा, इधर धारा, इधर धारा, इधर धारा, ऐसे ऐसे आकृति बन जाता है। ये स्थल भूमि के अंदर ही बनता है, और ये स्थल भूमि के अगर अंदर बन गया इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। लेकिन वही आप देखिएगा प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, जो कौन सी नदियां, प्रायद्वीपीय पठार में भी दो तरह की नदियां हैं। एक विसर्जन के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को बांटा गया है। एक है जो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं, और एक है जो
बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, और एक जो है अरेबियन सी में अपना जल गिराने का काम करती है। अरेबियन सी में अपना जल गिराने का काम करती है। तो वे नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की वे नदियां जो अरेबियन सी में अपना जल गिराने का काम करते हैं, वही एस्चुरी का निर्माण करती है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की वह नदी जो बे ऑफ बंगाल में अपने जल को गिराने का काम करती है, वो निश्चित ही डेल्टा बनाने का काम करती है। ठीक है, हिमालय की नदियां तो हमेशा डेल्टा बनाने का काम करती है, सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की वह नदी जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, अपना जल विसर्जन करने का काम करती है, वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। अगर बे ऑफ बंगाल में बना रही है तो क्या हो जाएगा? वहां पर वो भी डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक है, डेल्टा क्या है? तो स्थल भूमि के अंदर मुहाने पर कई वृक्षाकार आकृति के देखते हैं आप, मुहाना बन जाता है। कई धाराओं में क्या होता है? नदी का जल बहने लगता है, इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। लेकिन वही एस्चुरी क्या होता है? जब मुख्य भूमि के बाहर बनता है। होता क्या है कि ये जो भूमि है ना, काफी उच्च भूमि है, जिससे क्या होता है? नदी को बहाव का खूब तेज वेग मिलता है, और तेज वेग मिलने के कारण अपने साथ लाएगी अवसादों को सागर के किनारे पर क्या करने लगती हैं? जमा करने का काम करती हैं। अब कुछ ज्वार जैसे समुद्रों से उठने वाली लहरें भी क्या करती हैं? अपने साथ कुछ मिट्टियां बहाकर किनारे पर जमा करने का काम करती हैं। लेकिन जब नदी बहती है तो इनको यहाँ पर क्या होता है? इनको समुद्र के अंदर तब समतल मिलता है, और समतल मिलने के कारण ये क्या करती है? यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पर बहने का काम करती है। तो जो स्थल भूमि के बाहर अगर नदी द्वारा कोई भूमि बनाई गई है तो वह एस्चुरी होती है। अगर स्थल भूमि के अंदर कोई नदी द्वारा भूमि बनाई गई तो डेल्टा होती है। तो ये काफी गहरी होती है। ठीक है, गहरी होने के साथ साथ ये लंबी भी होती है। इन नदियों की लंबाई प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा काफी अधिक होती है। ये प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा गहरी होती है, ये प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा लंबी भी होती है। लेकिन अगर इन्हीं को पूछा जाए तो ठीक इनका अपोजिट, ये कम गहरी और कम लंबी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें जाकर डुबकी लगाएं, कम गहरी, ठीक है, गहरी है लेकिन काफी गहरी है। बस हमको तुलना यहाँ पे करना है। हिमालय की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय नदियाँ कम गहरी हैं, इन है कि वह कम गहरी है। ठीक है, और हिमालय की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय नदियाँ कम लंबी हैं। ठीक है, तो ये बारहमासी है, गौर गोखुर से डेल्टा का निर्माण करती है, गहरी और लंबी है। अगर उत्पत्ति की पूछी जाए कि भाई हिमालय की नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो सब हिमालय की नदियाँ हिमालय से ही निकलती हैं, हिमालय से ही निकलती है। लेकिन जल विसर्जन पूछा जाए तो जल विसर्जन कहाँ करती हैं? अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में करती हैं। सिंधु नदी तंत्र अरब सागर में करता है, लेकिन बाकी समस्त नदियाँ बे ऑफ बंगाल में करती हैं। लेकिन वही इनकी उत्पत्ति और विसर्जन पूछा जाए तो प्रायद्वीपीय नदियाँ भी, सभी प्रायद्वीपीय नदियों का, बहुत सारी प्रायद्वीपीय नदियों का पूर्वी घाट से उत्पत्ति होता है, और बहुत सारी प्रायद्वीपीय नदियों का पश्चिमी घाट से उत्पत्ति होता है। पता है ना, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को दो घाटों में बांटा जाता है, एक पूर्वी घाट एक पश्चिमी घाट। तो वही कुछ नदियों का पूर्वी घाट से उद्गम होता है, कुछ नदियों का पश्चिमी घाट से उद्गम होता है। जो पश्चिमी घाट से, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से उद्गम तो होती हैं, लेकिन जाकर बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराने का काम करती हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो पूर्वी घाट से निकलती हैं और अरब सागर में अपने जल गिराने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये रहा इनकी मुख्य विशेषताएं। अब देखते हैं मुख्य नदियों के बारे में। ठीक है, इसको मिटा दें, उतारना है तो आप उतारिए। अब चलिए वर्गीकरण के आधार पर मुख्य नदियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हिमालय की नदियाँ, ठीक है, उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदी को देखेंगे। हिमालय की नदियाँ, अब देखिए हिमालय की नदियों को सुविधा के आधार पर 3 नदी तंत्रों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, दूसरा है
गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तंत्र बोल रहे हैं मतलब क्या है, इसमें मुख्य और सहायक नदियां दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है, तो हिमालय की नदियों को की दृष्टि से सुविधा की दृष्टि से 3 नदी तंत्रों में बांट दिया जाता है। एक है सिंधु नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र और एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हिमालय की समस्त नदियों का लगभग हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो सिंधु नदी तंत्र में आप देख सकते हैं सबसे प्रमुख नदी जो है सिंधु है। सिंधु तंत्र में सबसे प्रमुख नदी सिंधु है। उसके बाद कौन सी नदी है? सतलज। सतलज को सतलुज भी कहीं लिखता है। व्यास, रावी, चिनाब, और झेलम। यही नहीं है, जास्कर भी है, गंजा भी है, नुब्रा भी है, और भी बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में सबसे प्रमुख नदी है सिंधु, बाकी सभी उसकी क्या है? सहायक नदियां। नदी तंत्र समझा है, एक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली सभी नदियां क्या है? तंत्र बनाती हैं। तो ये सिंधु और इसकी सहायक नदी मिलकर एक व्यवस्था, एक जाल का निर्माण करती है। हम देख सकते हैं अलग ही आकृति का निर्माण करती है। तो इस नदी तंत्र में क्या है? ये सभी प्रमुख नदियां आती हैं। ठीक है, तो इसमें हम सिंधु के बारे में सबसे पहले अध्ययन, सबसे प्रमुख रूप से अध्ययन करते हैं। अगर पूछी जाए सिंधु की लंबाई, तो लगभग आपको 2900 किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र जो है नदी द्रोणी का भी निर्माण करती है। अगर पूछा जाए कि कितना बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है, तो आप बता सकते हैं यह 11.6 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है। कौन? सिंधु नदी तंत्र, यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर 11.6 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि को क्या करती हैं? सिंचित करने का काम करती हैं। हम सिंधु के बारे में पढ़ रहे थे, तो सिंधु की कुल लंबाई क्या है? 2900 किलोमीटर। अगर इसकी उत्पत्ति पूछी जाए, उत्पत्ति, उद्गम स्थल पूछी जाए, ये कहाँ से निकलती है? तो ये तो हिमालय से निकलती है, लेकिन हिमालय के सबसे उत्तर में, ठीक है, एक झील है, इसको हम लोग मानसरोवर झील कहते हैं। ये कहाँ झील है? तो कैलाश पर्वत के बगल में है। कैलाश पर्वत, वही पर्वत जहाँ पर हमारे शिव जी क्या होते हैं? हमेशा विराजमान रहते हैं। तो कैलाश पर्वत के बगल में मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और यह कहाँ है? तो तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत, यानी कि चीन। आप देख सकते हैं माउंट कैलाश के बगल में यहाँ पर मानसरोवर झील है, जो यह तिब्बत का एरिया है, चीन का एरिया है, और यहाँ से यह नदी निकलने का काम करती है। और किस दिशा की तरफ बह रही है? तो यहाँ से वह पश्चिम दिशा की तरफ बहने का काम कर रही है। ठीक है, उद्गम स्थल की बात करें तो मानसरोवर झील से निकल रही है, कैलाश पर्वत के बगल में है तिब्बत। यह स्थान कहाँ है? तो तिब्बत चीन में है। ठीक है, अगर विसर्जन की सी बात पूछे, विसर्जन पानी कहाँ गिराती है? तो ये अरब सागर में अपना पानी गिराने का काम करती है। अब इतना मत समझिएगा अरब सागर में गिराती है तो एस्चुरी बनाएगी, अरब सागर में गिराती है तो ये डेल्टा बनाने का काम करती है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, जास्कर, हंजा, नुब्रा, ये क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इसको जल देने का काम करती है। जास्कर, हंजा, नुब्रा क्या है? जम्मू कश्मीर में इसकी प्रमुख सहायक नदियां। ठीक है, छोटी छोटी हैं इसलिए मैप में नहीं लिखा है। माउंट कैलाश से क्या होती है? मानसरोवर झील से निकलकर पश्चिम की तरफ बहती है
और यहाँ पर ट्रांस हिमालय है। हिमालय की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, एक है ट्रांस हिमालय, एक है महान हिमालय, एक है लघु हिमालय और एक है शिवालिक हिमालय। जो ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय पर 3 श्रेणियां हैं, ठीक है। एक है काराकोरम श्रेणी, एक है लद्दाख श्रेणी, एक है जास्कर श्रेणी। तो यहाँ पर जो लद्दाख और जास्कर है ना, इस श्रेणियों के बीच से पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणियों के बीच से ये ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ बहने का काम करती है। और यहाँ पर है नंगा पर्वत जो, ठीक है, यहाँ से ये क्या होती है, तीव्र कटाव का निर्माण करते हैं, तीव्र घुमाव का निर्माण करती है और यहाँ से घूम कर ये पाकिस्तान में, गिलगिट में पाकिस्तान में इंटर करती है। और इंटर करने के बाद ये दक्षिण की तरफ बहने लगती है। दक्षिण की तरफ काफी लंबी दूरी तक बहने के बाद भारत की और भी प्रमुख नदियां जो जैसे सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चेनाब, झेलम, ये सभी नदियां इसमें आकर अपना जल देने का काम करती है। और जहाँ पर ये जल देती हैं इसको हम लोग मिठान कोट के नाम से जानते हैं। मिठान कोट पाकिस्तान का एक इलाका है, वहां पर ये क्या करती हैं, ये सभी नदियां सिंधु को जल देने का काम करती है। और यहाँ से ये सिंधु नदी नीचे की तरफ दक्षिण तरफ बहकर क्या होती है, अरब सागर में अपना जल विसर्जन करने का काम करती है, ठीक है। ये रही सिंधु की कुछ व्याख्या। अब इसमें पूछा जाए कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो चित्र में आप देख सकते हैं सतलज। यही सिंधु के बगल में ही, मानसरोवर झील के बगल में ही एक राकस ताल है, राकस ताल झील है, उस झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। यही से देख रहे हैं आप यहाँ पर सबसे लंबी नदी के रूप में दिख रही है। तो क्या है, सतलुज सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। तो ये रहा सिंधु नदी तंत्र के कुछ परिचय। अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। चलिए, गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, तो गंगा तो इसकी प्रमुख नदी हो गई। गंगा के साथ कौन कौन सी है, तो आप जान सकते हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, ये सब गंगा नदी तंत्र में बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। अब गंगा नदी तंत्र में बहने वाली ये जो नदियां हैं, ये क्या कर रही हैं, एक द्रोणी का निर्माण कर रही हैं। तो कितने एरिया द्रोणी का निर्माण कर रही हैं, तो ये लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर, सॉरी 8.5 नहीं, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर नदी द्रोणी का निर्माण, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र में ये प्रमुख नदियां हैं और ये गंगा नदी तंत्र द्वारा बनाई गई नदी द्रोणी, इतना एरिया नदी द्रोणी का निर्माण करती है। अब वही पूछा है, अब देखते हैं गंगा के बारे में। गंगा इसकी प्रमुख नदी है, ये तो उसकी सहायक नदियां हो गई। तो गंगा के बारे में देखते हैं, लंबाई बात करें इसकी। देखिए, गंगा हमारे देश की सबसे पवित्र नदी, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। और इतना समझ लीजिए कि नदी द्रोणी, ये सबसे लंबी नदी द्रोणी का तो निर्माण कर ही रही है, यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अब भारत की बोलने का मतलब क्या, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब तुलना हम ब्रह्मपुत्र और सिंधु से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिंधु भारत के अलावा दूसरे देशों में बहती है, गंगा भी बहती है, लेकिन गंगा भारत का बहुत बड़ा इलाका सब भारत में ही बहता है, ठीक है। तो गंगा की लंबाई क्या है, 2525 किलोमीटर। अगर इसके उद्गम स्थल की बात की जाए, उद्गम स्थल की बात की जाए तो इतना समझ लीजिए कि गंगा शुरुआत से ही गंगा के नाम से नहीं बहती है। गंगा 2 धाराओं में उत्तराखंड में निकलती है, ठीक है। एक को बोलते हैं अलकनंदा और एक को बोलते हैं भागीरथी। ऐसे भागीरथी नदी को गंगा की प्रमुख धारा माना जाता है। और जो भागीरथी नदी है, यह गंगोत्री ग्लेशियर से
निकलने का काम करती है। गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख के रास्ते निकलने का काम करती है। इसलिए माना जाता है कि गंगा का जो उद्गम स्थल है क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि गंगा अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने के बाद जो नदी बहती है इसको हम गंगा कहते हैं। ठीक है, उद्गम स्थल क्या है, तो उद्गम स्थल बस भागीरथी को ही मुख्य धारा माना जाता है, इसलिए इसी का उद्गम स्थल मान लिया जाता है। इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर, इसलिए गंगा का हम उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर रख सकते हैं। यह गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री हिमानी से निकलने के, ये गंगोत्री हिमानी है कहाँ, तो यूके में है, यूके यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है, गंगोत्री हिमानी से निकलने उद्गम स्थल इसका माना जाता है। अगर विसर्जन को बोले तो विसर्जन, तो ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करने का काम करती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करने का काम करती है, लेकिन विसर्जन से पहले ये क्या करती है, बहुत बड़े इलाके में डेल्टा का निर्माण कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा नदी के द्वारा बनाया गया सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे नदी का बहाव अगर इस तरफ है तो ऊपर की तरफ जो नदी है उसको हम लोग लेफ्ट ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो है उसको राइट ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि गंगा की कौन कौन सी राइट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि कौन कौन सी दाएं तरफ से सहायता करने वाली नदियां हैं, तो यमुना और सोन है। ठीक है, लेकिन वही पूछा जाए बाएं तरफ से कौन कौन सी सहायता करने वाली है, तो पंचगंगा है। यहाँ पे 4 गो गंगा है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। ठीक है, और कोसी महानंदा क्या है, ये लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं तरफ से इसको जल देने का काम करती है। भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पे मिलती हैं इसको हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, देवप्रयाग। और इसी के बगल में एक शहर है जिसको हरिद्वार कहते हैं। समझ में आया, हिंदुओं का पूजनीय स्थान माना जाता है हरिद्वार।